चलिए, सो नाउ लेट अस गो। तो वी वर हाँ बोलो सर। हम तो ऑनलाइन में ये सब कर लेते, पर ऑफलाइन में कैसे पढ़ेंगे? ऑफलाइन में तो मजा आएगा रे बाबा। ऑफलाइन तो आप जानते हो कि मैंने फॉर अस फॉर जे ऑफलाइन इज नेगेटिव, क्योंकि आप जानते हो कि ये सब तो आपको मिलेगा नहीं। सर अरे कैसे मिलेगा? वहां तो मैंने बोर्ड वर्क होगा ना, आई विल राइट इन द बोर्ड, तो लाइक सर। दैट। तो वहां ना तो Yes. वीडियो सेव होगा ना कुछ होगा। तो ये सबसे एक्चुअली बहुत लोग नहीं समझे कि ऑनलाइन का एडवांटेज क्या है। अब आप देखो, मेरा 1500 वीडियो नेट में है, आप कभी भी देख सकते हो, है कि नहीं? तो लाइक दैट। तो पीपल डिड नॉट यूज द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन। तो अब ऑफलाइन में तो ये सब नहीं मिलेगा भाई। साथ साथ में नोट्स लिखना पड़ेगा। हाँ बोलो। तो ऑफलाइन में साथ साथ में नोट्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम अभी नहीं खाली वो क्लास तो मैं क्लास में लिखाता हूँ। क्लास में, मेरे क्लास में नहीं लिखोगे तो हड्डी पैर तोड़ देता हूँ मैं। सी आई गिव डिक्टेशन, ये मेरा हैबिट है। ऑनलाइन में तो सर हम बाद में भी आराम से रिकॉर्डिंग देख के आराम से नहीं, लिख सकते। हाँ, बट अभी आपको साथ साथ क्लास में लिखना पड़ेगा, एंड वो सर लिखना क्लास में ये पड़ेगा। सब डिक्टेट करते हैं या कुछ पार्ट लेफ्ट कर देते हैं? ऑब्वियसली कम डिक्टेट होगा कंपैरेटिवली, एंड वी डायग्राम तो आपको नहीं मिलेगा भैया। जैसे ये वाला डायग्राम कैसे दिखाऊंगा मैं आपको ऑनलाइन, है कि नहीं? तो कुछ आपको खोना पड़ेगा और क्या, कुछ पाया कुछ खोया और क्या। यस सर। चलिए, सो दैट इज द प्लस पॉइंट। ऑनलाइन में क्या है, मैं आपको दुनिया भर का बुक का चीज दिखा पा रहा हूँ, बट वहां तो नहीं दिखा पाऊंगा ना। वहां जो मैं ड्रॉ कर दूंगा वही फाइनल है आपके लिए। चलिए, सो अब हम लोग आ जाएंगे। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड। तो वी आर डिस्कसिंग आरबीसीज ना। तो आरबीसी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आरबीसी हम लोग का जो है, हमने क्या डिस्कस किया? ये डब्ल्यूबीसी आ गया। तो हमारा आरबीसी का काउंटिंग हमने डिस्कस कर लिया, शेप हमने डिस्कस कर लिया, फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया, है कि नहीं? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, बताओ बोलो। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पोर्टेंट हाँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, CO2 एंड व्हाट? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, CO2 एंड क्या बताओ? H+ आयन, H+ आयन। चलिए, तो आज आ जाइए व्हाइट ब्लड सेल्स। तो बिकॉज रेड ब्लड सेल्स का मेन काम क्या है? गैस ट्रांसपोर्ट, है कि नहीं? तो उनका जो मेन फंक्शन है गैस ट्रांसपोर्ट। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे WBCs, इनका मेन क्या काम है? डिफेंस। तो दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, है कि नहीं? तो दे आर बेसिकली a part of our immune system. They fight against pathogens. Clear? Now, why are they called white blood cells? Because उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता। तो जब उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता है तो क्या होगा बताओ? तो इधर हाँ, इसका मतलब उसमें कोई आपका कलर नहीं होगा। तो दैट इज वाई दे लुक व्हाइट। नाउ ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये नॉर्मल ब्लड सेल जैसे हैं क्या? इसमें आपका ऑर्गेनेल्स होता है, न्यूक्लियस होता है। ओके, सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ WBCs, ऑल आर लार्जर देन RBCs। ठीक है, सारे आपके RBCs से बड़े हैं, हैव न्यूक्लियाई इवन आफ्टर मैच्योरेशन। तो RBC क्या है? प्रीमेच्योर में तो न्यूक्लियस था, बट मैच्योर में न्यूक्लियस नहीं होता है। बट इन केस ऑफ WBC आपका मैच्योर के बाद भी न्यूक्लियस होता है। द न्यूक्लियस में बी वन पीस, ओके, और इन सेवरल क्या, और appear as several lobes और segments। ठीक है,
तो इसलिए हम लोग देखेंगे WBCs में मल्टी सेगमेंटेड आपका न्यूक्लियस होगा, माने मोर देन वन लोब होगा। ठीक है, तो कैसे जानेंगे हम? हाउ टू बी रिकॉग्नाइज देन? स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक। ओके, तो देयर आर स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स जिसको यूज करके हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। नाउ नॉर्मल WBC काउंट कितना है? बहुत कम, दैट इज 5000 to 10,000 पर माइक्रोलीटर। इसका मतलब सोचो, RBC आपका मिलियन है, 10 to the power 6, इसका है 10 to the power 4, मतलब इट इज 1% ऑफ द टोटल RBC काउंट। देख रहे हो कि नहीं? तो ये मिजरेबली लेस है। क्लियर? हाउ डू वी काउंट? Newborn's hemocytometer using white bead pipette। ये याद है ना, क्योंकि हमने डिस्कस किया था, उसमें दो पिपेट होता है, रेड बीड एंड व्हाइट बीड। तो रेड बीड हम यूज करेंगे RBC काउंटिंग के लिए, व्हाइट बीड हम यूज करेंगे। एंड WBC काउंटिंग चैम्बर, तो उसमें कितने सेल्स होते हैं, कितने स्क्वायर्स? 16। एंड RBC में 400। 25 into 16 400। 25 into 16 400। Now notice that this number is quite small compared with a normal RBC count। कितना है? Nearly 1% या nearly less than 1%, है कि नहीं? तो आपका WBC काउंट काफी कम है। Now many of our WBCs are not circulating within blood vessels but are carrying out their function in tissue fluid। तो WBCs क्या हैं? वो बाहर भी जा सकते हैं। RBC क्या है? वो बाहर नहीं जा सकता। क्यों बोलो? क्योंकि WBC जो है उसका एमीबॉयड मूवमेंट होता है। ओके, बट RBC में कोई भी एमीबॉयड मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए जो WBC है वो आपका ब्लड वेसल से लीक कर जाएगा, बाहर चला जाएगा एंड अपना काम करेगा। अंडरस्टूड? बट RBCs जो है वो जनरली बाहर नहीं जाएंगे। कब बाहर जाएंगे बोलो? When we'll find RBCs outside? इंजरी। अगर आपका ब्लड वेसल में कोई इंजरी हो गया, टूट टट गया, तब आपका RBCs लीक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कोई शक? नाउ इंक्रीज इन काउंट को हम क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। एबनॉर्मल इंक्रीज को क्या कहेंगे? ल्यूकीमिया, या उसको ब्लड कैंसर कहा जाता है। ओके, एंड डिक्रीज इन काउंट को क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोपिनिया। हमने क्या डिस्कस किया था कि रूट वर्ड्स आप याद रख लेना, बस एरिथ्रोल्यूकोथ्रोम्बो लगाना है। शक? नाउ बिफोर रीडिंग दिस, पहले हम थोड़ा इसके बारे में ड्राइंग कर लेते हैं। तो ये देखो, ये आपके अलग अलग WBCs हैं, बट आपको ये समझ में अभी नहीं आएगा, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास ये जो दो टाइप ऑफ WBCs हैं, तो ऊपर वाले में क्या देख रहे हो? उनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्रोमोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं। क्रोमोफिलिक ग्रैन्यूल्स। व्हाट इज क्रोमोफिलिक ग्रैन्यूल्स? स्टेन लविंग ग्रैन्यूल्स, है कि नहीं? तो बहुत सारे स्टेन लविंग ग्रैन्यूल्स हैं। कोई शक? बट इधर आप क्या देख रहे हो? नो स्टेन लिविंग ग्रैन्यूल्स। दूसरी बात, यहां आप क्या देखोगे? बोलो, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। देख रहे हो? तो इधर आप देखोगे मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। आपको दिख रहा है कि नहीं? आइदर 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, बट मोर होगा। कोई शक? बट नीचे आप क्या देख रहे हो? सिंगल लोब्ड न्यूक्लियस। ओके, तो हियर व्हाट आर यू सीइंग?
So no chromophilic granules, okay, in cytoplasm. ठीक है। उधर जो मल्टीलोब न्यूक्लियस है इसमें क्या होगा, सिंगल लोब लार्ज न्यूक्लियस। देख रहे हो कि नहीं, सबके कंपैरिजन में इसका न्यूक्लियर साइज क्या है, बहुत बड़ा है। नाउ अब ये जो सेल है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोनोसाइट। ओके, ये सबसे लार्जेस्ट सेल है। इसको क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट। ओके, सो दिस इज योर लिम्फोसाइट एंड ये एक्चुअली सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट WBC है। ये जो है ये ईयरफोन जैसा आपको दिख रहा है, सो दिस इज कॉल्ड इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इयोसिनोफिल। हाउ विल यू रिमेम्बर, ईयरफोन लाइक न्यूक्लियस। देख रहे हो कि नहीं, ईयरफोन लाइक। एंड Yes, ये sir. जो है ये न्यूट्रोफिल है। तो न्यूट्रोफिल को आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं समझाऊंगा। तो मैं जो बनाऊंगा वो ज्यादा देर याद रहेगा। एंड ये जो है ये है बेसोफिल। ओके, अब आप देखिए ये मैंने बना लिया। तो ये जो ऊपर वाले सेल्स हमारे क्या हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ओके, तो इसको हम ए ग्रैन्युलोसाइट्स बोलेंगे। एंड नीचे हम लोग क्या बना रहे हैं, सो दिस इज आवर ग्रैन्युलोसाइट्स। तो अगर आप ध्यान देखो, ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं वो सारे ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं, बट न्यूट्रोफिल्स जो है, जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स जो है उसका वेरिएशन ज्यादा है। नाउ अब अगर हम इसको देखें, जो ये वाला सेल, इसमें हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइंग द एंटायर सेल वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज लिम्फोसाइट। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लेंगे और कलर करेंगे। ठीक है, तो सपोज हमने इसको लिया एंड इसको हम लोग कलर कर देंगे। थोड़ा मोटा वाला ब्रश लेते हैं। फाइन, हो गया। सो जो जिसमें न्यूक्लियस ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइज द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द सेल, उसको क्या कहेंगे, लिम्फोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट क्या होगा मालूम है, उसमें लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होगा। तो देख रहे हो इसका न्यूक्लियस कैसा है, किडनी जैसा। तो ये है आपका क्या, मोनोसाइट। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, आपका इसमें कितना लोब है देखो, 1 2 3 4, है कि नहीं। हाउ मेनी लोब्स आर देयर, 4 लोब्स। तो हम बनाएंगे उसको ऐसे, 1 2 3 4 एंड जोड़ देंगे। ये कौन सा अक्षर है, बोलो, एन। तो एन शेप्ड न्यूक्लियस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। भाई मैंने कोई गलत काम किया है बताओ, नहीं सर, मल्टीलोब नहीं, भाई मैंने मल्टी लोब बनाया ना, नहीं बनाया। यस सर। इसको थोड़ा पतला कर देते हैं। इसमें हम, अरे यार ये तो पुराना वाला जा रहा है। तो 1 2, अरे ओके, इसमें क्या होगा, इसमें 3 लोब्ड होगा। ओके, एंड इसमें 2 लोब्ड होगा। फाइन, अब कनेक्टिव के लिए थोड़ा ये पतला कर देते हैं।
फाइन, तो ये आपका कनेक्टिव है। तो आ गया न्यूट्रोफिल, इसको हम एस जैसा बना देते हैं, तो हो गया बेसोफिल, इसको ईयरफोन जैसा बना देते हैं, तो हो गया ईओसिनोफिल। कोई शक? भाई हम ये एन बना रहे हैं, उनको थोड़ी मालूम है हम क्या बना रहे हैं। मल्टीलोब। भाई हमने 4 लोब्ड बनाया। अब मैं 4 लोब्ड कैसे बनाऊं, तुम्हें क्या दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं? अभी मैं 4 लोब जैसे मर्जी बनाऊं, सर ने की है कि नहीं? बट हमने उसको क्यों ऐसे बनाया, याद रखने के लिए। अब इओसिनोफिल मतलब क्या है, इओसिन लविंग। तो इसमें जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होंगे ना, ये इओसिन डाई से स्टेन करेंगे, एंड इओसिन डाई कौन सा कलर देगा, इट विल गिव रेड कलर। फाइन, so this is called eosinophilic granules। आया समझ? नाउ इसमें देख लो, इसमें लिखा होगा इधर आपका, देखो इओसिनोफिल्स। ओके, इओसिनोफिल्स में क्या है, कुछ पहचानने वाला लिखा है कि नहीं, ये फंक्शन लिया है, ये देखो। ओके, तो इसमें देखिए न्यूट्रोफिल्स हैव लाइट ब्लू कलर ग्रैन्यूल्स, मैंने लाइट ब्लू से लिख दिया। इओसिनोफिल्स हैव रेड कलर ग्रैन्यूल्स, मैंने रेड से लिख दिया। बेसोफिल्स हैव डार्क ब्लू ग्रैन्यूल्स, मैंने डार्क ब्लू से लिख दिया। आ गया कि नहीं मजा इशिता? तो इसीलिए इसमें जो आप बोलोगे मतलब क्या है, एक्चुअली हमारा बेसिक स्टेन कौन है, मेथिलीन ब्लू। तो जो बेसिक स्टेन को लव करेगा वो बेसोफिल। तो इसलिए इसमें जो हम न्यूक्लियर ग्रैन्यूल बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, डीप ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स बनाएंगे। कोई शक? तो ये हो गया बेसोफिल। एंड जिसमें हम न्यूट्रोफिलिक डाइज, तो इसमें लाइट ब्लू कलर के आपके क्या बना लेंगे, ग्रैन्यूल्स। तो ये हो गया न्यूट्रोफिल्स। कोई शक? इसका मतलब जो न्यूट्रल डाइज को लव करेगा वो न्यूट्रोफिल, जो एसिडिक डाई इओसिन को लव करेगा वो इओसिनोफिल, जो बेसिक डाई को लव करेगा वो बेसोफिल। अंडरस्टूड? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स। ओके, इसको हम बोलेंगे इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, नाउ तो इसीलिए इसका रंग है लाल। तो ये हमारा क्या हो गया, सो दिस इज न्यूट्रोफिल्स, दिस इज बेसोफिल्स, ओके, एंड दिस इज न्यूट्रोफिल। एक्चुअली न्यूट्रोफिल ये है क्या, दिस इज बेसोफिल, एंड ये है क्या, दिस इज इओसिनोफिल। ओके, तो इसलिए इसके अलग अलग नाम हैं। नाउ अब न्यूट्रोफिल कितना परसेंट है, नियरली 70%। ओके, मैं इसी में आपका सारा काम खत्म कर दूंगा। ये नियरली क्या है, 70%। ओके, बेसोफिल नाम मात्र का होता है। ओके, दिस इज जस्ट होगा नहीं होगा 0 to 1%, एंड ये कितना होगा, ये 2 से 4%, या आप 1 से 2% भी लिख सकते हो, ये दोनों कम होंगे। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होगा, इसका मेन फंक्शन है पीएमएन फैगोसाइट्स। ओके, व्हाट इज पीएमएन, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। समझ रहे हो, इसमें मोर न्यूक्लियस है, इसलिए पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स। ये क्या कॉज करता है बेसोफिल, इन्फ्लामेशन। अब गाल में एक जापड़ मार दूंगा
तो रंग क्या होगा, बोलो? रेड। अगर झापड़ गाल में मार दिया तो गाल क्या हो जाएगा, रेड। तो उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। समझ में आया? इओसिनोफिल क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटोरी, मतलब ये इन्फ्लामेशन को दबा देगा। तो समझ में आया? तो इसलिए ये दोनों का काम क्या हो गया, इक्वल ऑपोजिट। तो नीट में जनरली इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। कोई शक? ओके। इसका नाम क्या है, ये है मोनोसाइट्स। ओके। एंड इसका जो नंबर कितना होगा, तो मोनोसाइट्स ये अराउंड 7 to 8% होंगे। एंड ये MMN फैगोसाइट्स हैं। मतलब क्या, मोनोमॉर्फो न्यूक्लियर फैगोसाइट्स। कोई शक? नाउ तो वो दूसरे क्या है, दैट इज लिम्फोसाइट। ओके, लिम्फोसाइट्स। तो ये आपका इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है। ओके, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये अराउंड 20% होता है। आ गया समझ? तो देख रहे हो, तो हमने एक ही आप इतना ही आपका स्कूल एग्जाम्स में आएगा। तो अगर आप सिर्फ ये डायग्राम भी याद रख लो, काम खत्म। ओके, ये वाला काय ऊपर चला गया, ये गधा कहीं का ऊपर चला गया, इसको नीचे ले आना। ओके, वो ऊपर चला गया यार क्या। चलिए, सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट। तो अब हम लोग उसका लिटरेचर पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये एग्जैक्ट फोटोग्राफ है, याद रखना। फाइन, दीज आर एग्जैक्ट फोटोग्राफ, ये कोई ड्राइंग नहीं है। चलिए, तो इसीलिए हाउ टू आइडेंटिफाई। सो द ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स आर न्यूट्रोइओसिनोबेसो which usually have nuclei in 2 or more lobes, है कि नहीं? इसमें 2 या more lobes होंगे। and have distinctly colored granules. Okay, distinctly colored chromophilic. Okay, chromophilic का मतलब क्या है, stain loving granules. कोई शक? So now you understand what is the meaning of chromophilic granules. Okay, in cytoplasm. In cytoplasm, ठीक है? न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, लाइट ब्लू ग्रैन्यूल्स। इओसिनोफिल्स में रेड ग्रैन्यूल्स। बेसोफिल्स हैव डार्क ब्लू ग्रैन्यूल्स। जो ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, दे आर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स which have nuclei in one piece. They have large nuclei, लिख देंगे, large nuclei in one piece। तो मोनोसाइट्स में क्या होगा, monocytes usually are usually quite a bit larger। ये quite a bit क्यों लिखेंगे, are the largest क्या, ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट क्या है आपका, मोनोसाइट्स। ठीक है जी, तो मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स, ये सबसे बड़े होते हैं। A differential WBC count is the okay, and इसमें लिखेंगे lymphocytes are the smallest, okay, leukocyte। तो सबसे बड़ा है मोनो, सबसे छोटा है क्या, आपका ल्यूको। क्लियर? नाउ ए डिफरेंशियल काउंट ऑफ WBC, जैसे आपको सर्दी खांसी मलेरिया हुआ, यारों मुझको तो लवेरिया हुआ, वो गाना गाते हो कि नहीं? ठीक। सो इसलिए जो सर्दी खांसी जो मलेरिया हुआ, तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा, जाओ ब्लड डीसी करा के आओ। तो ए डिफरेंशियल WBC काउंट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड डीसी। ब्लड डीसी नहीं, इसको हम लोग कहेंगे TLC। व्हाट इज TLC? टोटल
ल्यूकोसाइट काउंट। ओके, आपको टीएलसी करना पड़ेगा एंड ब्लड डीसी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशियल काउंट। टीएलसी में क्या है? सिर्फ टोटल बता देंगे, बट डीसी का मतलब क्या है? एक एक सेल को अलग से काउंटिंग करेंगे। तो आप देखोगे जब डॉक्टर ये लिखता है एडवाइस में, तो उसका मतलब समझ में आ गया? तो अब आप ये समझ पाओगे कि नहीं जो डॉक्टर आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखेगा? तो लाइक दैट। चलिए, अब फंक्शंस जो है हम पढ़ेंगे ना। फंक्शंस क्या है? तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, वो खा जाएंगे कीटाणुओं को, समझ रहे हो? न्यूट्रोफिल्स आर मोर अबंडेंट पीएमएन फैगोसाइट्स। याद है पीएमएन का मतलब क्या है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। व्हाट इज मोर अबंडेंट? मोर अबंडेंट का मतलब बताइए? 70%। ओके, but monocytes are the more efficient MMN phagocytes because they differentiate into macrophages. No, समझ रहे हो? तो ये मैक्रोफेजेस में मॉडिफाई कर जाते हैं ना। मैक्रोफेजेस का प्लस पॉइंट क्या है? वो डायापेटिस, they will show diapetesis. So what is diapetesis? अमीबा लाइक मूवमेंट। समझ रहे हो? तो ये लोग अमीबा लाइक मूवमेंट शो करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? वो कहीं भी जाके मार सकते हैं। बट न्यूट्रोफिल का प्रॉब्लम क्या है? बड़ा है बेचारा, तो वो कहीं जा नहीं सकता। डू यू अंडरस्टैंड? तो बेटा दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, कौन बोलेगा? मोनोसाइट। बोलो। मोनोसाइट। मोनोसाइट। ओके, आ बेटा आ मारूंगा, तो कौन बोलेगा? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। क्यों? बिकॉज वो तो कहीं जा नहीं सकता, अगर तुम उसके आसपास दिखे तो मार देगा। समझ में आया? बट मोनोसाइट जो है वो दौड़ा दौड़ा के मारेगा। ओके, एंड ये मोनोसाइट्स जाकर ब्रेन में क्या बना लिए? बोलो। मोनोसाइट्स आर लाइक बंगालीज एंड पंजाबीज। क्यों बोलो दादा? क्योंकि बंगाली पंजाबी जहां जाते हैं वहीं बस जाते हैं। समझ रहे हो? सपोज अमेरिका गए, अमेरिका में सेटल कर गए, कनाडा गए, कनाडा में सेटल कर गए, इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में सेटल कर गए। समझ रहे हो? तो उसी तरह से तो मोनोसाइट जहां जाएंगे वहां सेटल कर जाएंगे। सर। यस सर। सर।
पूरा लाइन इज गो। इज माय वॉइस ऑडिबल? Yes, sir. Yes. तो लाइन पूरा चला Yes, गया sir. यहाँ हमारे यहाँ, तो पूरा लाइन चला गया। सुबह से काट देता है और क्या करें, लॉग फॉर कर ऐसे। ओके, अभी तुम्हारा ही क्लास हो पाएगा और बाकी क्लास भी नहीं हो सकता है क्योंकि लैपटॉप का भी चार्ज चला जाता है ना। चलिए, इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो न्यूट्रोफिल एंड हम लोग पढ़ रहे थे, तो इससे न्यूट्रोफिल क्या है, उसका नंबर ज्यादा है बट सिंस वो बहुत बड़ा है वो कहीं जा नहीं सकता। बट इओसिनोफिल क्या है, उसका नंबर छोटा है। ओके, उसका जो नंबर है वो छोटा है, कम है, बट वो डायपेटिक्स शो करता है, इसलिए वो कहीं भी जा सकता है, मार के खा सकता है। ओके, नाउ इओसिनोफिल जो है ये एंटी इंफ्लामेटरी है। व्हाट इज एंटी इंफ्लामेटरी? वो Sir, इंफ्लामेशन को सप्रेस करेगा। मतलब अगर आपका कोई इंफ्लामेशन हो जाए तो वो उसको कहाँ चेंज कर नेट पर, ओके, वो इंफ्लामेशन को सप्रेस कर देगा। अंडरस्टूड? सो इट विल सप्रेस द इंफ्लामेशन। ठीक है सी? नाउ उसके बाद इवन वो लार्ज पैथोजेंस को मार सकता है। ओके, लाइक ब्लड पैरासाइट्स। ठीक है, बेसोफिल्स क्या हैं? दे सिक्रीट हिस्टामिन, हेपारिन एंड सेरोटोनिन। तो हिस्टामिन क्या है? वैसोडाइलेटर है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, ज्यादा ब्लड बुलाएगा। समझ रहे हो? अब समझ में आया आपका गाल इमीडिएटली लाल क्यों पड़ गया? बताइए, इमीडिएटली गाल लाल क्यों पड़ गया? क्योंकि ज्यादा ब्लड आ गया। समझ रहे हो? सेम जगह में ज्यादा ब्लड आ गया तो क्या होगा? लाल हो जाएगा। गाल लाल हो जाएगा। चलो नाउ हेपरिन जो है वो एंटीकोएगुलेंट है, क्योंकि एंटीकोएगुलेंट क्या करेगा? वो ब्लड को क्लॉट करने नहीं देगा। जब भी कोई स्ट्रेस होता है, ओके, तो जब भी कोई स्ट्रेस होगा तो क्या होगा बताइए? तो ब्लड क्लॉट कर सकता है। यस, सो आपका ब्लड क्लॉट कर जाएगा। क्यों ब्लड क्लॉट कर जाएगा? क्योंकि आपका क्या, आपका जो माने स्ट्रेस के कारण, तो इसीलिए आपका ब्लड ना क्लॉट करे, इसलिए हम क्या करेंगे? हेपरिन डाल देंगे, तो वो आपका ब्लड को क्लॉट करने नहीं देगा। सेरोटोनिन क्या करेगा? वो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा पीछे दूर से। तो जैसे ही वो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो क्या होगा? ज्यादा आपका ब्लड आएगा, जोर से आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो दूर में ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, पास में ब्लड वेसल डायलेट करेंगे। ओके, दूर में ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, पास में ब्लड वेसल डायलेट करेंगे। ओके, तो समझ रहे हो? तो इसीलिए आपका जो है ये है, एंड हेपरिन ब्लड क्लॉट होने से रोकेगा। क्लियर? नाउ तो हमने इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल सारा काम से पढ़ लिया।
मोनोसाइट का पढ़ लिया। अब जो आपका जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट आपका अलग अलग हो सकता है। ओके, तो जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर करेगा उसको क्या बोलेंगे? बी लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में मैच्योर करेगा उसको क्या बोलेंगे? टी लिम्फोसाइट। एंड ये दोनों आपका इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करेंगे। ओके, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स? दे प्ले अ रोल इन आपका क्या? इम्यून सिस्टम। ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया क्या? सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू WBC। ओके, नाउ ये जो बी सेल टी सेल है, जब ये पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होगा? उसको मार देंगे। जब वो पैथोजन के कांटेक्ट में आएंगे वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं दाऊ। तो अब वो डिफरेंशिएट कर जाएंगे तो क्या बनेंगे? तो इमीडिएटली बी लिम्फोसाइट बन जाएगा प्लाज्मा सेल एंड एंटीबॉडी बनाएगा एंड मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल क्या है मालूम है ना? वो आपका याद रखता है। अच्छा बेटा उदित, तू वास्तुलता। अब कैसे हमने उदित को मार के भगाया वो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। एंड गलती से भी उदित अगर दोबारा आया तो क्या होगा? वो मार डालेगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए अब जैसे आप वैक्सीन ले रहे हो कोरोना का, क्यों ले रहे हो वैक्सीन बताइए? तो वाई आर यू टेकिंग मेमोरी वैक्सीन? क्योंकि वो डू यू नो व्हाट इज दैट वैक्सीन? वो क्या दे रहे हैं आपको? डेड या फिर इनएक्टिव देते Yes, they are giving you that virus. चलने? हाँ? काहे की? ता बैटरी देखो पानी अच्छी कि नहीं? तो बिड़ी काढ़े तो पानी रखे पड़ियो। तो कौन पैसे टी अच्छी? तारा इन्वर्टर टिके चेक कर दे जे जळुची ऑन अच्छी ना आप अच्छी। समझ में आया? So do you understand or not? तो हम लोगों ने क्या किया? इनएक्टिव कोरोना वायरस इंजेक्शन दिया। तो इनएक्टिव कोरोना वायरस का मतलब क्या है? हमने उसका डीएनए डिस्ट्रॉय कर दिया। जा हेल्प करे। जब डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या होगा बोलो? तो इफ यू हैव डिस्ट्रॉयड द डीएनए, अब वो खुद एक्सप्रेस नहीं करेगा। उसका इसका तो आरएनए है एक्चुअली, जो कोरोना का आरएनए है। तो हमने उसका जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जब जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय कर दिया उसका अब कुछ होगा नहीं, बट उसका रंग रूप तो हम देख ही सकते हैं ना, समझे कि नहीं? तो हम उसका रंग रूप देख सकते हैं एंड उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेंगे। तो जैसे ही हम एंटीबॉडी बनाएंगे, दोबारा अगर वो कीटाणु हमें दिखा तो इम्यून सिस्टम उसको मार देगा। डू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए इफ यू हैव टेकन कोरोना वैक्सीन तो आपका एंटीबॉडीज बनेगा। कौन सा एंटीबॉडी बनेगा? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो एंटीबॉडी जो है वो शॉर्ट टर्म होता है, वो कुछ दिन 5-6 महीने के लिए काम करेगा। बट जो मेमोरी सेल बनेगा वो क्या है? वो बहुत देर तक काम करेगा। ठीक है? तो डू यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए हमको एक्चुअली वैक्सीन से क्या बनवाना है? मेमोरी सेल। अंडरस्टूड? तो अगर आपका फ्लो करता रहता है क्या? तो वो मेमोरी सेल क्या 10-20 सालों के लिए ऐसे फ्लो करता रहता है या कहीं एक जगह पे रह यस जाता? यस, नहीं नहीं, वो अपना घूमता रहेगा। Actually, memory cells are the only WBCs which have longer life. Other than memory cell, किसी का लाइफ ज्यादा नहीं होता है। तो आपका ब्लड सेल में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है? मेमोरी सेल। वो बहुत देर तक जिंदा रहता है, 10-20 साल तक जिंदा रहता है। अंडरस्टूड? इसीलिए अगर आपका मेमोरी सेल है तो आपको कुछ नहीं बीमारी हो जाए। डू अंडरस्टैंड?
फॉर एग्जाम्पल अब सपोज जो हर्षिता एंड हर्षिता ये दोनों क्या है? जीरो। हाँ सबको आगे पकड़ पड़ेगा। तो जो हमारा जो है क्या हर्षिता एंड हर्षिता जो हमारे ट्विंस हैं, तो ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो ये दोनों एक बार ऐसे नदी किनारे घूम रहे थे, ओके, तो उनको सांप ने काट दिया। तो आप जैसे ही सांप ने काटा तो हर्षिता बाड़ी जो है वो अमीर छोरी है, उसने फटाफट सैटेलाइट फोन से डैडी को लगाया, डैडी स्नेक इज बाइट, कम ब्रिंग हेलीकॉप्टर। तो उसका डैडी हेलीकॉप्टर लाए, एंटी स्नेक वेनम लाए, उसको लगाकर बेटी को ले गए। भूल गए एक और गरीब हर्षिता भी वहां है, हर्षिता रूटरे। तो जो हर्षिता रूटरे है वो बेचारी गरीब छोरी है, उसको कोई लेकर नहीं गया, वहीं पड़ी थी। एंड आपने तो सुना ही होगा, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान, उसका भगवान होता है। तो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो किसी न किसी तरह भगवान ने हर्षिता को बचा लिया। क्यों? गंवार छोरी है, देसी खाना खाती है, देसी घी खाती है, तो क्या है उसका एकदम तगड़ा इम्यून सिस्टम है, लड़ लिया साला भैग कीटाणु को। माने जो स्नेक वेनम से लड़ के उसने जीत लिया। तो जब उसने लड़ के जीत लिया तो क्या क्या बना उसके बॉडी में? एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स। एंटीबॉडी एंड मेमोरी सेल्स। बट हर्षिता बाड़ी के में क्या बना? सिर्फ एंटीबॉडी। एंटी उसका कुछ नहीं बना, क्योंकि उसका तो हम प्री मेड एंटीबॉडीज ले लिए। हाँ सर। अरे एंटी वेनम सेरम मतलब क्या है? किसी ने एंटीबॉडी बनाया था, तुमने ले लिया। तो इसीलिए जनरली हम लोग एंटीबॉडीज कैसे बनाते हैं? जहर को डाइल्यूट करके गाय या घोड़ा इस तरह एनिमल्स को दे देते हैं, एंड फिर उसका ब्लड निकाल कर क्लॉट करके यूज करते हैं। अंडरस्टूड? बट तो इसीलिए तो एक्टिव इम्यूनिटी किसका हुआ होगा? घोड़े का। बट बॉडी ने क्या किया? वो तो पैसिवली ले ली। बट हर्षिता रूटरे के केस में क्या हुआ कि उसका एंटीबॉडी बना, इम्यून मेमोरी सेल्स बना। तो समझ में आया? तो किसी न किसी तरह वो बच बचा के फिर स्कूल आ गई। तो जैसे स्कूल आ गई, लड़कियां क्या होती हैं ऐसे होके फिर उनमें दोस्ती हो गया, फिर बोलचाल हो गया। बाड़ी ने जो अन्याय किया था रूटरे भूल गई, एंड फिर दोनों आपस में मित्र बन गए, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा करने लगे। फिर एक दिन वो दोबारा वो नदी किनारे गए घूमने, दोबारा सांप ने काट दिया। तो अब किसको डैडी को फोन करना पड़ेगा? बाड़ी, बाड़ी को। क्यों? उसके क्योंकि अंदर उसका अंदर कुछ नहीं है, तो अब उसको फिर डैडी को फोन करना पड़ेगा। बट हर्षिता रूटरे का क्या होगा? उसका जो मेमोरी एंटीबॉडीज सेल पहचान लेगा, अच्छा बेटा कोबरा तूने काटा है, किडिंग 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 किडिंग, अब मारता हूं बेटा रुक। तो अब वो एंटीबॉडी बनाएगा, उसको नष्ट कर देगा। समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब वैक्सीनेशन का मतलब समझ में आ गया? Yes sir. So today I have explained what is vaccination and etc etc etc. तो आगे जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे हम देखेंगे बी सेल दो प्रकार के होते हैं, मेमोरी एंड प्लाज्मा। टी सेल चार प्रकार के होते हैं, किलर जो मार देगा, सप्रेसर जो किलर के मार से बचाएगा। सपोज उदित गुस्सा हो गया, दे दनादन पीट रहा है सबको, तो आप उसके बीच में सौरदीप आ गया तो उसको भी पीटेगा। अब सौरदीप क्या है ना, वो थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड आदमी है, वो बीच बचाव कर रहा है, नहीं रे मारना, क्या कर रहा है ऐसा, अरे अरे अरे। तो वो आप वो जो
गुस्सा है उदित का, उसके गुस्से से दोस्तों को बचा रहा है, बट उसको भी 2-4 लात पड़ गया। अरे वो जे सर है यार, जो हमारे ही सर है, उसको क्यों मार रहा है? क्योंकि गुस्से में उदित भूल गया कि कौन कौन है। तो अब वो जे सर को भी पहचानने से भूल गया, और साला मेरे को ही पीटने आ रहा है। तो सौरदीप ने बीच बचाव करके बचाया। तो उसको क्या बोलेंगे? सप्रेसर सेल। तो सप्रेसर सेल क्या करेगा? वो किलर के एक्शन से बाकियों को बचाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, तो उसके बाद आ जाइए, कौन आपका है? मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल तो मेमोरी रखेगा। एंड हेल्पर सेल, तो हेल्पर सेल क्या करेगा? वो बी और टी के इंटीग्रेशन करेगा। समझ रहे हो? अगर बी सेल ने देखा तो हेल्पर, जो टी हेल्पर सेल है उसको बी भी लव करता है एंड टी भी लव करते हैं। समझ रहे हो? तो अगर बी ने देखा, हेल्पर को बोलेंगे, हेल्पर टी का भी मदद लेगा। तो मारेगा कौन? बी ना बी टी ना दोनों? दोनों। बी को बोल दिया तो मारेगा बी ना टी ना दोनों? सर दोनों। दोनों। तो इसको कहते हैं जबरदस्त मारो। बट अगर आपका हेल्पर सेल नहीं होगा तो बी देखेगा तो कौन मारेगा? बी मारेगा। तो बी मारेगा। टी देखेगा तो कौन मारेगा? टी मारेगा। टी मारेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं पुअर इम्यूनिटी, कि नहीं? अगर तुम्हारे क्लास में किसी को पीट रहा है, सपोज मंजिष्ठा को 5 लौंडे आके पीट रहे हैं खींच खींच के, अब सौरदीप देख लिया तो वो उसने आके लड़कों को बोला, ओए अरे मंजिष्ठा को पीट ओए। तो जे का फेवरेट डायलॉग क्या है? चख लो हॉकी। तो इसीलिए आई वॉज इन पंजाब फॉर 6 years, इसलिए मेरा फेवरेट डायलॉग क्या है? चख लो हॉकी। तो जब आप लोग स्कूल आएंगे, हर कोई एक हॉकी स्टिक लाएगा। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो पीट रहे हैं, किसी लड़की ने देखा तो वो आके बोलेगी कि अरे यार हमारा इशिता ने देख लिया, अरे मंजिष्ठा को पीट रहे हैं। तो लड़कियां जाएंगी मारने एंड लड़के भी जाएंगे मारने। तो सुटाई अच्छा होगा ना, सिर्फ लड़की मारने से अच्छा होगा ना सिर्फ लड़के मारने से अच्छा होगा? दोनों बोलो। दोनों। दोनों। बट मंजिष्ठा क्या है? वो मॉनिटर है, उसको सब प्यार करते हैं। बट सपोज औरश्री को कोई पीट रहा है, तो सौरदीप देखा कि औरश्री पीट रही है, अच्छा हुआ, तो इसी स्टाइल था, अति स्टाइल, ठीक है, कुटा कुटा और भल रहे कुटा। तो उसने किसी को बोला नहीं, बेचारी पिट पिटा गई। अगर सपोज इशिता ने देख लिया तो वो आके बोलेगी क्या? चकलो हॉकी। तो जैसे ही चकलो हॉकी बोलेंगे, कौन जाएंगे मारने के लिए? सिर्फ गर्ल्स। क्यों? औरस्वी को कोई लड़का पसंद नहीं करता है, तो इसीलिए आधा मारामारी होगा, तो उतना जबरदस्त पिटाई होगा नहीं। उसी तरह सपोज उदित मार खा रहा है तो उसको लड़कियां पसंद नहीं करती है, महा आलसी है, मोटू है। तो इसीलिए जब देख लिया उदित मार खा रहा है, अब औरश्री ने देख लिया तो बोला, अच्छा मैं मार खाते समय कोई नहीं आया, खा बेटा खा, और अच्छे से खा। तो वो कुछ नहीं बोलेगी। बट दादा देख लिया हमारा, तो दादा आके बोलता है, चकलो क्यों उदित को पीट रहे हैं? तो कौन जाएंगे? सिर्फ लड़के। बट मंजिष्ठा पिटती है तो कौन जाता है? दोनों। बोलो। दोनों। तो इसलिए मंजिष्ठा कौन है? हेल्पर सेल। तो समझ में आया कि अगर मंजिष्ठा क्लास में हो तो बॉयज गर्ल्स में यूनिटी, अगर मंजिष्ठा एब्सेंट हो, बॉयज बॉयज हैं, गर्ल गर्ल्स हैं। कोई शक?
नो सर। तो इसलिए इम्यून सिस्टम में किसका होना अनिवार्य है? ऊपर से हेल्पर सेल का। बट हेल्पर सेल का जो लव है ना, वो खतरनाक है। तो हेल्पर सेल जो है वह HIV का होस्ट है। ओके, हेल्पर सेल ही HIV को बॉडी में लाते हैं। समझ में आया? बिकॉज दे हैव रिसेप्टर्स। तो इसलिए HIV किसको पहचानता है? हेल्पर सेल को। जाके उसके साथ चिपक जाएगा। जैसे ही उसके साथ चिपक जाएगा क्या होगा? बोलिए। बी टी सेल जैसे ही दोनों पे उसके इफेक्ट साथ करता चिपक जाएगा क्या होगा? अब है। टी HIV सेल क्या दोनों करेगा? वो तुम्हारे अंदर घुसेगा हेल्पर के, उसको वो अंदर अपना बच्चा बनाएगा, फिर हेल्पर सेल को फाड़ के बाहर आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या है कि हेल्पर सेल काउंट अगर गिरा, अगर HIV होगा तो वो धीरे धीरे क्या करता है? हेल्पर सेल काउंट को डिक्रीज डिक्रीज कम कर कर देता देगा। हम कर इसी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोडेफिशिएंसी। यस So what is the full form of AIDS? है। एक्यूट इम्यूनो Acquired. गूंगू मत हो उदित। यस सर। Acquired immunodeficiency syndrome. ये तुम खरीद के लाया है। तुमको कौन बोला था उधर उस घटिया लड़की के पास जाने के लिए? ओके, हमने देखा है छुप छुप को उदित को वहां जाते हुए। कहा समझ गए? तो अगर उधर जाओगे बेटा तो HIV तो आएगा ही आएगा ना। तो किसने बोला तेरे को उधर जाने के लिए? बता। डू यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये आप खरीद के लाए हो, फ्री में नहीं मिला है आपको ये। सो दिस इज एक्वायर्ड। ये आपका मम्मी डैडी दिया नहीं है, ये आप कहीं से लाए हो। ओके, so this is called acquired immunodeficiency syndrome. क्यों immunodeficiency हो गया? क्योंकि जो उसका होस्ट हेल्पर है उसी का नंबर को क्या करता है? ये 0 कर देता है। कोई शक? नो चलिए, so that's all for today because actually now current is also not supporting. Fine. तो इसीलिए अब हमारा ब्लड का WBC खत्म। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे प्लेटलेट्स, कुछ समय करेंगे, फिर चले जाएंगे बोन में। ठीक है? तो अगले वीक में हमारा बोन कार्टिलेज खत्म होगा एंड देखते हैं अगर हुआ, नहीं तो एपिथेलियल बच जाएगा और क्या। ठीक है, चलिए। तो अनफॉर्चुनेटली आई एम एंडिंग द मीटिंग बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट सपोर्टिंग। पता नहीं एक और